इंडियन एयरप्लेन IC-814 की, जिसे 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक कर लिया गया था 5 हाईजैकर्स के द्वारा। इस प्लेन में कुल 176 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें 5 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन को काठमांडू से टेक ओवर करके दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करना था, लेकिन प्लेन के पैसेंजर्स को क्या पता था कि ये 1.5 से 2 घंटे की दूरी उन्हें 8 दिन में पूरी करनी पड़ेगी। ऊपर से चिल्लाते हैं कि सब लोग अपने सिर नीचे करो, प्लेन हाईजैक हो चुका है। चीफ चिल्लाकर बोलता है कि हमें मत सिखाओ और प्लेन वहीं उड़ाओ जहां हम कह रहे हैं कि प्लेन लैंडिंग की आपको परमिशन नहीं है। पर इंडिया के पास एक कितना अच्छा मौका था कि प्लेन को यहीं पर रोका जा सकता था। 40 मिनट तक ब्राउज़र आया ही नहीं। हम मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख, ये तीनों ही मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं और इसने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक इंडिया पर करवाए हैं। ISI का रोल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरप्लेन IC-814 की, जिसे 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक कर लिया गया था 5 हाईजैकर्स के द्वारा। इस प्लेन में कुल 176 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें 5 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन को काठमांडू से टेक ओवर करके दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करना था और दिल्ली से काठमांडू की डिस्टेंस लगभग 800 किलोमीटर पड़ती है और इसे तय करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं नॉर्मली। लेकिन प्लेन के पैसेंजर्स को क्या पता था कि ये 1.5 से 2 घंटे की दूरी उन्हें 8 दिन में पूरी करनी पड़ेगी। जब यह प्लेन काठमांडू से टेक ओवर किया दिल्ली के लिए और हिमालयन रेंज को पार करने लगा, तभी एयर होस्टेसेस अपनी सर्विंग स्टार्ट करती हैं। उसी टाइम एक ज़ोर से आवाज़ आती है। 5 लोग अपने मुंह में मास्क लगाए, हाथ में गन्स लिए खड़े हैं। वो लोग सबको डराने के लिए ज़ोर से चिल्लाते हैं कि सब लोग अपने सिर नीचे करो, प्लेन हाईजैक हो चुका है। वो जो 5 लोग थे, उन्होंने अपना निक नेम रखा हुआ था भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर, और जो इन चारों को लीड कर रहा था उसका नाम था चीफ। वो लोग पैसेंजर्स के हाथ से खाना छीन लेते हैं और लोगों को छुरी से भी मारते हैं और डराते हैं, जिससे सारे पैसेंजर्स उनसे डरे और उनकी बात माने। कुछ हाईजैकर्स पैसेंजर को लीड कर रहे थे और तभी 2 हाईजैकर्स कॉकपिट में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण के सिर में बंदूक तान देते हैं और प्लेन को वेस्ट में उड़ाने के लिए बोलते हैं। एक्चुअली ये हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान में ले जाना चाहते हैं। उसके बाद कंधार। इतने में कैप्टन उन हाईजैकर्स से कहते हैं कि प्लेन में फ्यूल नहीं है और इसे रिफ्यूल करना होगा। तभी उनका चीफ चिल्लाकर बोलता है कि हमें मत सिखाओ और प्लेन वहीं उड़ाओ जहां हम कह रहे हैं। कुछ देर बाद कैप्टन फिर से कहते हैं कि फ्यूल सच में नहीं है, तो हाईजैकर्स कहते हैं कि प्लेन पाकिस्तान में ले चलो, वहीं फ्यूलिंग होगी। तभी कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं, IC-814 हाईजैक हो चुका है और हमें प्लेन की फ्यूलिंग करनी है, हमें लैंडिंग की परमिशन चाहिए। तो पाकिस्तान से रिप्लाई आता है कि प्लेन लैंडिंग की आपको परमिशन नहीं है। उसके बाद किसी तरह कैप्टन हाईजैकर्स को अमृतसर में प्लेन लैंड कराने के लिए कन्विंस करते हैं और फाइनली अमृतसर में प्लेन लैंड हो जाता है। प्लेन लैंड होने के बाद फिर से कैप्टन देवी शरण एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ इंडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अर्जेंसी है, प्लेन को रिफ्यूल किया जाए क्योंकि प्लेन हाईजैक हो चुका है। यहीं पर इंडिया के पास एक कितना अच्छा मौका था कि प्लेन को यहीं पर रोका जा सकता था। ऐसा कुछ इंतज़ाम किया जाता कि जो हाईजैकर्स कंधार प्लेन को उड़ा कर ले गए, वो सब बचा जा सकता था। वो 3 आतंकवादी जो इस हाईजैकिंग के द्वारा रिहा किए गए थे, हमारे पास ये अच्छा खासा मौका था। बताइए 45 मिनट तक ब्राउज़र आया ही नहीं, हमारे पास कोई तैयारियां नहीं थी, हमारे नेताओं को ये पता ही नहीं था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। इतना टाइम बीतने के बाद जब प्रेशर बढ़ता गया, पैसेंजर्स के ऊपर अटैक्स होते गए, तो देवी शरण को मजबूरन में फिर से प्लेन को टेक ऑफ करना पड़ा। जब वो प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करने के लिए, उनके पास तो फ्यूल था नहीं, वो प्लेन को पाकिस्तान की तरफ लेके जाते हैं। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान के
पाकिस्तान के चीफ से बात करता है और कहता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और इसे लैंडिंग की परमिशन दीजिए। लेकिन पाकिस्तान था कि वो मानता ही नहीं था उस टाइम पे, और उसने अपने एयरपोर्ट की सारी लाइटें ऑफ कर दी थी जिससे इनको दिखाई नहीं दे कि कहाँ पर लैंड करना है। देवी शरण प्लेन उड़ा रहे थे और फ्यूल था नहीं, तो वो एक बस्ती में ले गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाउंड्रीज हैं आसपास और कहीं कोई सड़क है, लेकिन उन्होंने सिर्फ लैंड ही करना था। उन्होंने लैंड किया और फिर उन्होंने कहा कि इसे फ्यूलिंग करनी है। तो फ्यूलिंग के लिए जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को छोड़िए तो ही फ्यूलिंग होगी, उसके बाद ही आप यहाँ से प्लेन को ले जा पाएंगे। लेकिन उन हाईजैकर्स ने किसी को भी छोड़ने की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने किसी को छोड़ा भी नहीं। फ्यूलिंग होने के बाद फिर वो तुरंत ही प्लेन को लेकर के टेक ओवर कर गए। उसके बाद ये लोग जब फिर से जाने लगे तो फ्यूलिंग इतनी अच्छे से हो नहीं पाई थी, तो इन्हें दुबई में रुकना पड़ा। इन्होंने दुबई के हेड ऑफ कंट्रोल से बात करी। उन्होंने कहा कि प्लेन की लैंडिंग के लिए परमिशन चाहिए और इसे फ्यूलिंग की भी, तो उन्होंने परमिशन दी। हालांकि वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था प्लेन को लैंड करने के लिए, पर एक एयरपोर्ट था, वहाँ पर लैंडिंग हुई। उसके बाद इनकी फ्यूलिंग हुई और वहाँ से ये डिमांड किया गया कि औरतों और बच्चों को छोड़ा जाए। इस मुठभेड़ के दौरान जो ये हाईजैकर्स थे उन्होंने एक नवविवाहिता, उसके पति को इन्होंने चाकू से मार कर हत्या कर दी और उसकी बॉडी यूं ही फेंक दी गई और बहुत सारे बच्चे और औरतों को छोड़ा गया। और फिर वहाँ पर एक इंडियन एयरप्लेन आया और उन सभी को इंडिया लेकर के आए। फिर दुबई से ये लोग तुरंत ही कंधार निकल गए। कंधार जाने के बाद इनके जो सारे गैंग वगैरह थे सब वहाँ पर वेट कर रहे थे और कह रहे थे कि बस यहीं पर ही लैंड करना है। फिर कंधार के एयरपोर्ट में लैंड हुआ और सारे के सारे हाईजैकर्स वहीं पर थे और इतनी दिक्कतें थी पैसेंजर्स को, खाने की, पीने की, हर एक चीज़ की। टॉयलेट वगैरह सब इतना ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा था, इतनी गंदगी हो गई थी पूरे प्लेन में। इस प्लेन के हाईजैक को काफ़ी दिन बीत चुके थे और बहुत सारे नेताओं को ऐसा भी था कि उन्हें पता ही नहीं था कि प्लेन हैक वगैरह हुआ है। उसके बाद फिर जब हाईजैकर्स कांटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो इतना ज़्यादा उनका नेगोशिएशन नहीं हो पाता है और वो इस चक्कर में और भी ज़्यादा पैसेंजर्स को मारते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जब टेक एक्शन लेता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए, उनका नेगोशिएशन वगैरह सुनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि $200 मिलियन उनको पैसे चाहिए और करीब 35 लोग, जो 35 आतंकवादी जो जेल में बंद थे हमारे, उनको छोड़ा जाए, तब वो पैसेंजर्स को छोड़ेंगे यहाँ से। उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सेंट्रल में सरकार थी। उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। जो हाईजैक हुआ था प्लेन, उसमें जो पैसेंजर्स थे उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे किसी भी हालत में उनके परिवार वाले यहाँ पर आए एट एनी कॉस्ट। लेकिन ये था कि अब सरकार तो ऐसे डायरेक्ट कर नहीं सकती कोई भी चीज़, तो यहाँ पर 7 या 4 लोगों की मीटिंग बनाई गई थी और उन्हें कंधार भेजा गया था नेगोशिएशन के लिए। तो ये लोग गए तो उसमें से एक अजीत डोभाल भी थे जो इस टाइम पे हमारे NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर बने हुए हैं। जब ये सारे लोग गए तो नेगोशिएशन वगैरह हुआ। फिर उसमें जो 3 सबसे मशहूर नाम, हालांकि उस टाइम पर भी था और आज भी, उसका नाम है मौलाना मसूद अज़हर, मुश्ताक अहमद ज़रगर और अहमद उमर सईद शेख। ये तीनों ही मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलाना मसूद अज़हर की। वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित नाम है और ये जैश-ए मोहम्मद का एक संस्थापक भी, जो कि पाकिस्तान में है और इसने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक इंडिया पर करवाए हैं, जैसे कि पुलवामा का हमला हुआ 2019 में और 26/11 जो मुंबई का हमला था उसमें भी इसका नाम मुख्य रूप से सामने आता है। दूसरे आतंकवादी अहमद मुश्ताक ज़रगर की बात करें तो ये हरकत उल मुजाहिदीन जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो पाकिस्तान में है, इसका सदस्य रहा और कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन था उसमें भी वो सक्रिय रहा। तीसरे नंबर आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख की बात करें तो ये भी एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा रहा और एक अमेरिकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की हत्या में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इन तीनों आतंकवादियों को सेम प्लेन में बैठाया गया जिसमें इंडिया के मेंबर थे जिन्हें कंधार जाना था और इन लोगों को भी उसी प्लेन में बिठा करके कंधार छोड़ा गया। उसके तुरंत बाद ही वो जो हाईजैकर्स थे उन्होंने प्लेन को रिहा किया और उन पैसेंजर्स को छोड़ दिया।
इसी कंधार हाईजैक पर एक फिल्म बनी है जिसका भी नाम यही कंधार हाईजैक IC-814 है। इस वेब सीरीज़ में भी यही चीज़ दिखाया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं दिखाया गया, ISI का रोल, जबकि इस पूरे हाईजैक के पीछे ISI का ही रोल था और तालिबान के आतंकी संगठनों का। इस फिल्म में इस चीज़ों को नहीं मेंशन किया गया है इतना ज़्यादा, जो कि करना चाहिए था। और एक चीज़ और कि जो उस टाइम पे जो मेंबर्स थे जो इंडिया की तरफ से गए थे, उन्होंने देखा कि जैसे ही आतंकवादी को छोड़ा गया तो ये लोग तुरंत ही कुछ गाड़ी में बैठ करके सीधे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ निकल गए। जैसे वो निकल गए तो इससे साफ पता चलता है कि इस पे पाकिस्तान में कितना बड़ा हाथ था। अगर भारतीय सरकार या एजेंसीज अमृतसर में ही कुछ यदि कर पाती, इस हाईजैक को रोक पाती, तो इन आतंकवादियों को नहीं छोड़ना होता। और जो इतने सारे जो भारत में आतंकी संगठन जो सक्रिय थी, इतने सारे अटैक्स जो हुए, वो शायद हमारे भारत में ना हो पाते। लेकिन कोई नहीं, रात गई बात गई। लेकिन आज तक इन तीनों को छोड़ने की सज़ा हमारा देश भुगत रहा है और न जाने कब तक भुगतेगा। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना सब्सक्राइब दीजिए। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो इस बात का ख्याल रखिए और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाइए। और सभी को नमस्कार। अब मिलेंगे हम आपको कल की वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेट्रो सर